एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, यह नाम अपने आप में एक मिसाल है। इन्हें अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट कहा जाता था, यानी कि अगर ये मिट्टी में भी हाथ रख दें तो उसे सोना बनाने की काबिलियत रखते थे। एक वक्त था जब इन्हें खुद की बनाई हुई एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। तो आप लोगों के मन में विचार आ रहे होंगे कि खुद की बनाई हुई कंपनी से कोई कैसे बाहर निकल सकता है, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं आगे की कहानी से। इनका पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स था। 24 फरवरी 1955 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था। 2005 में स्टैनफोर्ड बीन यूनिवर्सिटी के एक स्पीच में इन्होंने अपने 50 साल के जीवन के एक्सपीरियंस को 15 मिनट में 3 कहानियों के माध्यम से बताया था, जो एक किसी आंदोलन से कम नहीं है। और आज की यूथ के लिए दावा किया गया कि आप उनके 50 साल के जीवन के एक्सपीरियंस को 15 मिनट में आप सीख सकते हैं अगर उनकी एक बार स्पीच सुन लिए तो। और यहाँ तक कि शाहरुख खान और संदीप माहेश्वरी सर ने एक बार आज की यूथ को इस स्पीच को सुनने के लिए रेकमेंड किया है। लेकिन समस्या यह है कि स्पीच इंग्लिश में होने की वजह से बहुत से लोगों ने अभी तक सुनी नहीं होगी। तो आज आगे के सारे शब्द होंगे स्टीव जॉब्स के, मैं तो बस इन्हें हिंदी में अनुवाद करके आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो अगले कुछ ही मिनटों में अपने अंदर के बंद सारे दरवाजे खोलने के लिए तैयार हो जाओ। इस स्पीच के बाद आप आंदोलित हो उठोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ, और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नज़दीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियाँ बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक किसी तरह से वहाँ आया जाया करता था। लेकिन सवाल ये आता है कि मैंने कॉलेज छोड़ा ही क्यों? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माँ एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, और वो ये चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले। साथ में वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट अवश्य हो। इसलिए सब कुछ पहले से ही तय था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा गोद लिया जाने वाला था। लेकिन जैसे इस दुनिया में मेरा जन्म हुआ, लास्ट समय पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने मना करते हुए कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। और इसी कारण से आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे। उन्हें कॉल पर ही बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? उनका तुरंत जवाब था हाँ। लेकिन बाद में मुझे जन्म देने वाली माँ को पता चला कि जो भी मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट है ही नहीं, और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है। इसी कारण से उन्होंने एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरे जन्म देने वाली माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज अवश्य भेजेंगे। इस वजह से मेरी माँ मान गई और मुझे एडॉप्ट कर लिया गया, और इस प्रकार से मेरे जन्म की शुरुआत हुई। 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे माता पिता की सारी जमा राशि पढ़ाई में खर्च होने लगी, और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से कॉलेज मेरी मदद करेगा आगे ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माता पिता के जीवन भर की सारी जमा राशि पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ। इसी वजह से मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, और यही सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यह चीज़ अंदर से बहुत डराई, लेकिन आज जब मैं बीते हुए समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। उस वक्त मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। मैं दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसे से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील की पैदल यात्रा करके हरे कृष्णा टेम्पल जाता था, जिससे कि कम से कम एक बार मैं हफ्ते में पेट भर कर खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं बताना चाहूँगा कि क्यों कॉलेज छोड़ना
मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह हुआ करती थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और sans सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में अच्छे से सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है ये भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और यह सब मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। उस टाइम मेरे मन में ऐसा कोई भी थॉट नहीं था कि मैं इन सब चीज़ों का प्रयोग कभी अपने लाइफ में करूँगा। लेकिन जब एक दशक बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की है, नहीं तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब मैं 10 साल बाद बीते हुए समय को देखता हूँ तो सब कुछ स्पष्ट नजर आता है कि आज केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास रखना होगा कि अभी जो हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट अवश्य होगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा। खुद के हिम्मत पर, खुद के लक पर, खुद के जीवन पर या खुद के कर्मों पर, किसी न किसी चीज़ पर तो भरोसा करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स अवश्य कनेक्ट होंगे। ये आपके अंदर की आवाज़ सुनने में साहस देगा उस टाइम जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। यही चीज़ आपको और लोगों से डिफरेंट बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी यही सीख देती है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और प्रेजेंट टाइम में आप जो भी कर रहे हैं वो फ्यूचर में आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। आप केवल खुद पर पूरा भरोसा रखकर करते जाइए जो आप कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस से संबंधित है। मैं बहुत ही भाग्यशाली था कि जिससे मैं प्रेम करता था वह मुझे शीघ्र ही मिल गई। वो और मैं अपने फादर के गैराज से एप्पल की स्टार्टअप की थी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। अगले 10 साल हम इतनी मेहनत किए कि हमारी एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर 4000 लोगों और $2 बिलियन की कंपनी बन गई। मैकिंटोश को रिलीज हुए एक ही साल हुए थे और मेरी उम्र 30 साल हो गई थी। उसी वक्त मुझे खुद की कंपनी से निकाल दिया गया। आप लोगों के मन में थॉट्स आ रहे होंगे कि खुद की बनाई हुई कंपनी से आखिर मुझे कैसे निकाल दिया गया। एप्पल कंपनी के ग्रो के साथ हमने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया था, ये सोचकर कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे लेकर जाएगा। पहले 1 साल सब कुछ प्रगति पर था, लेकिन उसके तत्पश्चात कंपनी के भविष्य को लेकर हम दोनों में विवाद शुरू हो गए और यह मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई। सब लोग मिलकर उनका साथ दिए। इसी रीजन से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। जो मेरे पूरे जीवन का फोकस था अब वह समाप्ति की ओर जा चुका था, और यही वो चीज़ थी जो मुझे बर्बादी की ओर ले गई। और अगले कुछ महीनों तक मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या करूं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पब्लिक फेलियर था, और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोच ली। लेकिन कुछ ही समय में मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए आज भी मैं उतना ही उत्साहित हूँ जितना कि पहले था। कंपनी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे अंदर के जुनून में थोड़ी भी कमी नहीं दिख रही थी। वो लोग मुझे कंपनी से निकाल दिए, फिर भी मैं अपने काम से उतना ही प्यार कर रहा था जितना पहले करता था, और इसी कारण से मैंने फिर से शुरुआत करने की सोची। उस समय मैं यही नहीं देख पाया था, लेकिन मुझे यह एहसास होता है कि एप्पल कंपनी से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। सफल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मुझे अपने जीवन में फिर से बहुत हल्का महसूस हो रहा था, और इसी फ्रीडम के कारण मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया था। आने वाले 5 साल में ही मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सार की शुरुआत कर दी।
और इसी वक्त मेरी मुलाकात एक अमेजिंग महिला से हुई जो आगे चलकर मेरी लाइफ पार्टनर बनी। पिक्सार वर्ल्ड की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई। आज के टाइम में यह विश्व की सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। आने वाले टाइम में एप्पल ने मेरे नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज के टाइम में एप्पल कंपनी मेरे ही नेक्स्ट कंपनी द्वारा डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी का यूज करती है। तो मैं यहाँ पूरे दावा के साथ यह कह सकता हूँ कि उस वक्त मुझे अगर एप्पल कंपनी से नहीं निकाला गया होता तो यह सब जो हुआ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार के मरीज को इसकी सख्त जरूरत थी। आपके जीवन में जिंदगी इस प्रकार बहुत बार ठोकरें मारती है, लेकिन यही वो वक्त है जहां आपको अपना विश्वास नहीं खोना है। और मैं इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप उस काम में अपनी पूरी ताकत दिखाएं जिसे आप एक महान काम समझते हैं। और वो महान काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। और अभी तक अगर आप उस काम से अवगत नहीं है तो बिना रुके खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है, जब आपको उसकी प्राप्ति होगी अपने आप उसका पता चल जाएगा। जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, उस समय परिवर्तन के साथ साथ और भी अच्छी होती जाती है। मेरी तीसरी कहानी मेरे मृत्यु से जुड़ी हुई है। जब मेरी उम्र 17 वर्ष थी तब मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर आप अपने हर दिन को अपने जीवन का आखिरी दिन समझकर जिएंगे तो आप किसी न किसी दिन सही अवश्य साबित होंगे। इससे मेरे माइंड में एक अलग इमेज क्रिएट हो गई। तब से अगले 33 वर्षों तक हर सुबह उठकर मैं आईने में देखता था और खुद से एक क्वेश्चन करता था, अगर यह आज का दिन मेरे लाइफ का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज भी वही करता जो आज करने वाला हूँ। और अगर मेरे अंदर से जवाब ना आता था तो मेरे समझ में आ जाता था कि मुझे कुछ न कुछ बदलने की जरूरत है। यह बात अपने माइंड में सदैव रखना कि एक दिन मरना तय है। लाइफ में कुछ भी खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप इस संसार में बिना वस्त्र के आए थे और ऐसा कोई वजह नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। लगभग 1 वर्ष पहले ही मुझे जानकारी हो गई थी कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। मॉर्निंग के 7:30 पे मेरे बॉडी का स्कैन हुआ और पता चला कि मेरी पैंक्रियाज में ट्यूमर है। और मैं दिल से बता रहा हूँ कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पैंक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने पूरी कोशिश करके बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज करना मुश्किल है और मेरे पास मेरे जीवन के 3 से 6 महीने बचे हुए हैं। डॉक्टर ने मुझे घर जाने के लिए बोला और कहा कि सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लो। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर मुझे स्पष्ट बता रहा था कि आप मरने के लिए तैयार हो जाओ और वो सारे काम अभी कर लो जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे। आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ अपना पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई। मेरे गले के रास्ते मेरे पेट से होते हुए एक इंडोस्कोप डाला गया और एक छोटी सी सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स को बाहर निकाला गया। उस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं पूरी तरह से बेहोशी की हालत में था, लेकिन उस वक्त वहाँ उपस्थित लोग और मेरी धर्मपत्नी ने देखा कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो उसके भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि डॉक्टर को सेल्स को देखते ही समझ में आ गया था कि मुझे एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जिसका उपचार सर्जरी से हो सकता है। तो उस वक्त मेरा सर्जरी किया गया और भाग्य से मैं अभी भी स्वस्थ हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। मौत के इतने करीब मैं पहली बार पहुँचा था और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं पहुँचूँ भी ना। इन सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि डेथ एक उपयोगी है लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। इस संसार में कोई भी मरना नहीं चाहता। जो लोग स्वर्ग जाने की कामना करते हैं वो भी स्वर्ग तक पहुँचने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वह जगह है जहाँ पर हर व्यक्ति जाता है। इस चीज से कोई भी वंचित नहीं है और यह होना भी जरूरी है, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है जिसे मृत्यु कहा जाता है। यह जीवन को परिवर्तित करती है, पुराने चीजों को समाप्त करने का रास्ता ढूंढती है। प्रेजेंट टाइम में आप सभी लोग बिल्कुल नए हैं। बीतते समय के साथ सब के सब पुराने होते जाओगे और एक दिन समाप्त हो जाओगे। इतना ज्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी दर्शकों से क्षमा चाहता हूँ।
लेकिन सत्यता यही है, टाइम बिल्कुल ही लिमिटेड है। इसे किसी और की जिंदगी जीकर अपना समय बेकार मत करिए। फालतू की थिंकिंग में मत उलझिए। अपने जीवन की डोर किसी और के हाथों में मत थमाइए। औरों के तेज आवाज में अपने अंदर की आवाज को मत दबाइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अपने दिल की आवाज सुने और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्योंकि यही वो दो टूल हैं जो कि वास्तव में जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। इसलिए सदैव अपने दिल की आवाज सुने, बाकी सारी चीजों को प्राथमिकता उसके बाद दें। लास्ट में मेरे यही शब्द रहेंगे, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने अपने लिए हमेशा यही विश की है, और जब आप लोग यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं भी यही कामना करूँगा। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे का तात्पर्य यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर सदैव होनी चाहिए। और मूर्ख रहो, क्योंकि आप मूर्ख रहकर ही कुछ सीख सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि आप सर्वगुण संपन्न हो तो कुछ भी सीख नहीं सकते हो। इसलिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त राजीव यादव। आपको हिंदी में अनुवाद करके इस स्पीच तक पहुंचाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो इस स्पीच को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।